सुनो जी, मैं सोच रही हूँ कि हम अपने बेटे अविनाश से मिलने चल रहे हैं, तो वहीं अपनी बेटी नेहा को भी बुला लेते हैं। क्योंकि अब उसकी बच्ची की भी छुट्टी हो रखी है, तो दोनों बच्चों से वहीं मिलना हो जाएगा। अब दोनों भाई बहन एक ही शहर में रहते हैं, तो फिर क्यों बेटी को इधर बुलाकर परेशान करना। वो भी अपने भाई भाभी से मिल लेगी। सरला जी ने अपने पति महेश जी से कहा तो महेश जी बोले, हाँ भाग्यवान, बात तो तुम सही कह रही हो। दोनों बच्चे से वहीं मिलना हो जाएगा। मैं जरा अविनाश को फ़ोन करके बता देता हूँ कि हम लोग आ रहे हैं। हाँ ठीक है जी, कहते हुए सरला जी रसोई घर में चली गई और इधर महेश जी अपने बेटे अविनाश जी से फोन करते हुए कहा। उधर से तेज संगीत बजने की आवाज़ आ रही थी। कई लोगों को ठहाके की भी आवाज़ आ रही थी। तो महेश जी को लगा कि उन्होंने गलत समय पर कॉल कर दिया। बेटा, लगता है कि तुम ज़्यादा व्यस्त हो, बाद में फ़ोन करता हूँ, महेश जी ने कहा। तो अविनाश बोला, हाँ पापा, आज कुछ दोस्त जो शादी में शामिल नहीं हो सके थे, उनको खाने पर बुलाया था। वही पार्टी चल रही है जिसका शोरगुल आप सुन रहे होंगे। बाद में बात करते हैं, कहते हुए अविनाश ने फ़ोन काट दिया। तभी अंदर आते हुए सरला जी ने कहा, क्या हुआ जी, क्या हुआ। अविनाश ने, कुछ नहीं भगवान, क्या लग रहा है वो अपने दोस्तों को अपनी शादी की पार्टी दे रहा है, इसलिए बात नहीं हो पाई। कल बात करते हैं। तो अपने चलने की तैयारी करो, परसों हमें चलना भी है। हाँ जी, वो तो ठीक है, लेकिन पहले बेटे से तो बात हो जाने दो। कहीं हम सारी तैयारी कर लें और अपने बेटे के पास कहीं समय ही ना हो। अरे लगता है तुम भी पागल हो गई हो। बेटे के पास हम चल रहे हैं, बेटा हमारे पास नहीं आ रहा, जो उसे समय नहीं मिलेगा। कहते हुए महेश जी ठहाके लगाकर हंसने लगे। अगले दिन रविवार था, आज तो अविनाश फ्री होगा। ये सोचकर महेश जी ने अपने बेटे अविनाश को फिर से फ़ोन लगाया, लेकिन आज भी कुछ आवाज़ आ रही थी। पर आज बात करनी बहुत ज़रूरी थी, इसलिए महेश जी हिम्मत करके बोले, अविनाश बेटा, मैं और तुम्हारी माँ कल ही ट्रेन से तुम्हारे पास आ रहे हैं, और तुम्हारी दीदी भी अपनी बेटी महक के साथ वहीं आ रही है, ताकि वो भी हम सबसे वहीं मिल ले। ये सुन अविनाश तुरंत बोला, पापा आज आप फिर गलत समय पर फ़ोन कर दिया। शिवानी के ऑफिस के बॉस आए हैं, मैं बाद में बात करता हूँ। कहकर अविनाश फ़ोन रखने ही वाला था, तभी महेश जी ने कहा, बेटा आज बताना ज़रूरी था, इसलिए फ़ोन करना पड़ा, क्योंकि हम लोग कल ही निकल रहे हैं। अच्छा पापा, तो क्या आप सभी लोग आ रहे हैं? वो क्या है ना, दिक्कत हो जाएगी। अरे नहीं बेटा, हमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अपने बेटे के घर से भला हमें क्या दिक्कत हो सकती है। महेश जी ने कहा। तो अविनाश बोला, आपको दिक्कत नहीं होगी पापा, लेकिन हमें दिक्कत हो जाएगी। अविनाश के इस जवाब से तो महेश जी हैरान रह गए। बगल में खड़ी सरला जी भी सारी बातें सुन रही थी और सोच रही थी कि अभी वो अपनी बेटी को क्या बताएंगे और कैसे बताएंगे कि अविनाश ने आने से मना कर दिया। शादी के पहले तक तो अविनाश ऐसा नहीं था, शादी के बाद क्या हर कोई इतना बदल जाता है कि अपना परिवार ही उसको पराया लगने लगता है। बेटे की बातों से आहत महेश जी ने रात का खाना भी नहीं खाया और चुपचाप सो गए। पर इधर सरला जी सोचती रही कि कल उन्हें अपनी बेटी को बताना होगा कि वे लोग मुंबई नहीं जा रहे हैं, इसलिए वो भी अपने भाई के घर जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दे। लेकिन इसका कारण क्या बताएंगे, ये सोच सोच कर ही सरला जी का दिल बैठा जा रहा था। अगले दिन सुबह महेश जी सोकर उठते हैं कि तभी अविनाश का फोन आ गया। तो कपकपाते हाथों से महेश जी ने फोन उठाया। सॉरी पापा, कल मैंने शिवानी से बिना डिस्कस किए आपको कह दिया था कि दिक्कत हो जाएगी, लेकिन जब मैंने रात में शिवानी से बात की तो उसे कोई दिक्कत नहीं है आपके आने से, इसलिए आप लोग अवश्य आएं। अपने आने से कोई फेरबदल मत कीजिए। बेटे की बात सुनकर महेश जी चुप ही रहे। तभी सरला जी ने फोन लेते हुए कहा, हाँ बेटा, हम लोग अवश्य आ रहे हैं। कहकर सरला जी ने फोन रख दिया और महेश जी को झकझोरते हुए बोली, देखो जी, मैं कह रही थी ना कि हमारी बहू बहुत ही संस्कारी है, वो सब संभाल लेगी। महेश जी को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दिक्कत किसको थी, लेकिन ये जरूर समझ गए थे कि बच्चों को दी गई परवरिश में जरूर कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है, इसलिए तो बेटा अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकता। खैर जो भी था वह हम
दोनों अपने बेटे बहू के पास जाने की तैयारी में लग गए और अपनी बेटी नेहा को भी फोन करके बता दिया कि वे लोग अभी निकल रहे हैं, तुम भी आने की तैयारी कर लो। ट्रेन में बैठते ही महेश जी ने अपने बेटे के पास फोन करके बता दिया कि वो लोग कल सुबह तक पहुंच जाएंगे। तो बेटे ने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ पिताजी ठीक है, लेकिन अगर मुझे थोड़ी देर भी हो जाए तो आप लोग स्टेशन पर ही रुक जाना, मैं लेने आ जाऊंगा। अगले दिन सुबह 6 बजे स्टेशन पर उतरते ही महेश जी ने अपने बेटे के पास फोन मिलाया, पर अविनाश ने फोन नहीं उठाया। तो चिंतित होते हुए सरला जी से पूछा, सरला अब क्या किया जाए, अविनाश तो फोन नहीं उठा रहा। कोई बात नहीं जी, एक बार फिर कॉल कर लीजिए, वो नहीं तो बहू जरूर फोन उठाएगी। सरला जी को अविनाश से अधिक बहू पर विश्वास था। ये देखकर महेश जी भी खुश थे कि माँ को अपने बेटे से ज्यादा अपनी बहू पर विश्वास है। तो इससे बड़ी बात आज के रिश्तों के बदलते दौर में और क्या हो सकती है। सोचते हुए महेश जी ने बेटे को फिर से कॉल किया तो इस बार बेटे ने ही फोन उठा लिया। उसके उत्तर से लग रहा था कि अभी तक वो नींद से जागा ही नहीं है। उसने कहा, कौन है? मैं तुम्हारा पापा बोल रहा हूँ बेटा, हम लोग मुंबई स्टेशन पर आ गए हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा ठीक है पिताजी, आप लोग वहां से निकलकर गेट की तरफ आ जाइए, तब तक मैं आता हूँ। यह सुनकर महेश जी भी खुश हो गए कि अविनाश उन्हें लेने आ रहा है। इसके पहले अविनाश जहाँ भी रहता, चाहे पढ़ाई के समय या नौकरी के समय, वो ट्रेन के आने से पहले उन्हें लेने के लिए प्लेटफार्म पर आ जाता था। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ, खासकर शादी के बाद, कि वो उन्हें रिसीव करने के लिए ट्रेन आने से पहले प्लेटफार्म पर मौजूद नहीं था। इस बार हो सकता है कि काम की अधिकता के कारण रात को देर तक जागना पड़ा हो, इसलिए बेटा नहीं पहुंचा होगा। सोचते हुए दोनों पति पत्नी स्टेशन से बाहर आ गए और वेटिंग रूम में बैठकर अविनाश की इंतजार करने लगे। तभी थोड़ी देर बाद अविनाश का फोन आया। आप कहाँ हैं पापा? बेटा बुकिंग काउंटर के सामने हॉल में इंतजार कर रहे हैं। अविनाश ने फिर पूछा, किस हॉल में वेट कर रहे हैं? तो महेश जी कुछ बोलते उससे पहले ही फोन कट गया। वो दोबारा फोन लगाने ही वाले थे कि अविनाश उन्हें ढूंढता वहां तक आ गया। महेश जी ने बेटे की तरफ देखा तो वो गुस्से में लाल हो रखा था। उसने एक टैक्सी की और उन दोनों को लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। आज उसने पापा मम्मी को प्रणाम करने के बाद कुछ समाचार नहीं पूछा। पूरे रास्ते सन्नाटा पसरा रहा। सरला समझ नहीं पा रही थी कि इतनी अधिक बात करने वाले बेटे को आखिर हो क्या गया है। खैर कुछ समय बाद अविनाश महेश जी और सरला जी को लेकर अपने फ्लैट पर पहुंच गया और उन्हें लिविंग रूम में छोड़कर स्वयं बेडरूम में चला गया। वहां बहू अभी सोई हुई थी। वो हड़बड़ाकर उठी और तुरंत बाहर लिविंग रूम में आकर उसने महेश जी और सरला जी के पांव छुए और वापस चली गई। तभी अविनाश ने बाहर आते हुए कहा, पापा उस वक्त तो मैं कुछ नहीं बोला कि क्या स्टेशन पर आपसे झगड़ा करूंगा, लेकिन आपको कितनी बार फोन किया, आपको फोन तो रिसीव करना चाहिए। मैं इतनी सवेरे उठकर आपको लेने स्टेशन गया था और आप है कि कॉल ही नहीं रिसीव करते। आप भी अजीब हो गए हैं। अविनाश का व्यवहार देखकर महेश जी हस्तप्रत हो जाते हैं। उन्होंने स्वयं को दोषी मानते हुए कहा, सॉरी बेटा, थोड़ा इस उम्र में श्रवण दोष और स्टेशन पर शोरगुल के कारण फोन रिसीव नहीं कर सका। अविनाश की आवाज तेज होते जा रही थी। आप जानते हैं पापा, ऑफिस में काम निपटाने के लिए रात देर तक जागने के बाद भी सुबह जल्दी उठकर मैं आपको लेने गया और आप इतने लापरवाह हैं कि फोन भी नहीं उठाते। बाहर खड़ी अविनाश की बहन नेहा और उसकी बेटी महक ये सब सुनकर अवाक रह गए। महेश जी भी अपने सर झुकाए चुपचाप अविनाश की बातें सुन रहे थे, ताकि अविनाश को लगे कि उसकी बातें और आरोप उन्होंने स्वीकार कर लिया है। ये जरूरी भी था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि नई नई बहू के सामने कोई भी तमाशा हो। लेकिन अविनाश ने अपने माता पिता पर जोर जोर से चिल्लाकर अपनी पत्नी शिवानी के सामने बेटे और बाप के रिश्तों की कलाई जरूर खोल दी थी। जिस माता पिता को बेटा
बेटा ही सम्मान नहीं देता तो उसे बहू क्या सम्मान देगी। सरला जी ने देखा कि उनकी बहू भी कमरे में पर्दे के पीछे खड़ी होकर सारा दृश्य देख रही थी। तभी अचानक डोरबेल बजी। लगता है नेहा आ गई है, सोचते हुए सरला जी ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने अपनी बेटी और नाती को देखकर बहुत खुश हो गई। नेहा ने भी यही जाहिर नहीं होने दिया कि उन्होंने उनकी सारी बातें सुन ली है। वो भी खुशी खुशी घर के अंदर आ गई। थोड़ी देर बाद शिवानी ने चाय बनाकर उन तीनों को बाहर हॉल में ही दे दी और जल्दी जल्दी तैयार होकर एक साथ दोनों पति पत्नी अपने ऑफिस के लिए निकल गए। जाते समय अविनाश ने कह दिया कि माँ दीदी आप लोग खाना खा लीजिएगा, मेड खाना बनाकर जाएगी। शिवानी ने उसे जरूरी निर्देश दे दिए हैं। बोलते हुए वह घर से बाहर निकल गया। पूरे दिन भर महेश जी व सरला जी अपने बेटे की कही बातें भूलकर बेटी और नाती के साथ खुशी खुशी दिन बिताया। शाम को जब सब लोग एक साथ खाना खाने बैठे तो अविनाश ने अपनी भांजी महक से कहा, देखो महक, खाना चबा चबा कर खाया करो, ज्यादा देर तक चबा चबा कर खाने से गुस्सा भी कम आता है। इतने में महक बोल उठी, मामू मुझे लगता है शिक्षा की जरूरत तो आपको अधिक है। आपने सवेरे सवेरे नाना जी के साथ ठीक से बिहेव नहीं किया। लर्न टू बिहेव योरसेल्फ देन टीच अदर, कहकर वो बिना खाना खाए वहां से उठ गई। तभी नेहा ने अपनी बेटी को डांटते हुए कहा, महक बड़ों से ऐसी बातें करते हैं क्या? मम्मा पहले बड़ों को समझाओ फिर मुझे बताना। कहते हुए महक तेजी से अपने कमरे में चली जाती है और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। भैया मैं अपनी बेटी की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ, नेहा ने अविनाश की तरफ देखते हुए कहा। तो अविनाश कुछ नहीं बोला और चुपचाप उठकर बिना खाना खाए ही अपने कमरे में चला गया। कल रात के बाद आज सुबह से ही वातावरण तनावग्रस्त था। शिवानी ने महेश जी को चाय लाकर दे दी। रात में उसके और अविनाश के बीच क्या हुआ किसी को नहीं मालूम था, परंतु कुछ तो ऐसा हुआ था जिसके प्रति छाया उन दोनों के चेहरे पर सुबह भी दिख रही थी। शिवानी अविनाश को भी चाय देकर चली गई, लेकिन अविनाश ने आज चाय नहीं पी। चाय वैसे की वैसी रखी रही। थोड़ी देर बाद शिवानी बाथरूम से निकलने के बाद तेज स्पीड से तैयार हुई और जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई तो अविनाश ने ही किचन से नाश्ता लाकर शिवानी के सामने टेबल पर रख दिया। बेटे का बहू के लिए नाश्ता लाकर टेबल पर रखना महेश जी को कुछ अजीब लग रहा था। वो कुछ कहते उससे पहले ही सरला जी ने उन्हें इशारों से चुप रहने के लिए कहा। शिवानी नाश्ता करने के बाद चुपचाप अपने ऑफिस के लिए निकल गई। अविनाश भी ठीक उसके पीछे पीछे निकल गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही अविनाश वापस लौट आया। उसके चेहरे पर तनाव के भाव स्पष्ट झलक रहे थे। वो आते ही शुरू हो गया, देखिए आप लोगों को सुनने में तो कुछ अजीब जरूर लगेगा, लेकिन इतना शोरगुल वाला माहौल मेरे लिए ठीक नहीं लग रहा है। टीवी का लगातार ऊंचे वॉल्यूम पर चलना, दीदी और महक का जोर जोर से आपस में बोलना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। भाई के मुंह से ऐसी बातें सुनकर नेहा की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोली, भैया अगर मेरे व्यवहार से तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरी बच्ची थोड़ी लाउड बोलती है, मैं भी उससे बात करती हूँ या डांटती हूँ तो भी थोड़ी लाउड हो जाती, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। महेश जी पूजा पाठ कर रहे थे, उनसे रहा नहीं गया, वो पूजा के बीच में ही उठ गए। उनकी आदत हमेशा सुनने की ही रही है। वे दूसरे की बातें पहले अच्छी तरह सुनते हैं, उसके बाद ही अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं ताकि विरोध और विवाद शांत हो जाए। लेकिन जब पानी सर से ऊपर निकल जाए तो इस तरह से फट पड़ते हैं जैसे भूचाल आ गया हो। आज भी वो भर्रा गए। देखो अविनाश, जब से हम लोग आए हैं मैं देख रहा हूँ कि तुम असहज हो गए हो, किसी को कुछ भी बोल देते हो। अगर मुझसे कुछ कहोगे तो मैं बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन अगर अपनी माँ और बहन की इज्जत नहीं करोगे तो मैं इसे कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी बेटी मेरे कहने से यहाँ आई है, उसके दिल को दुखाने वाली कोई भी बात कहना मुझे मेरा अपमान लग रहा है। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम खुद ही यहाँ तक पहुंच गए हो? तुम्हें बनाने में और यहाँ तक पहुंचाने में परिवार के हर सदस्य का योगदान है। और फिर कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी ऊंचाई तक पहुंच जाए, वो अपनी जमीन नहीं छोड़ देता है, और जो जमीन छोड़ देते हैं वो आधारहीन हो जाते हैं।
कहते कहते महेश जी हाँफने लगे। पूरे वातावरण में सन्नाटा छा गया। उनका ऐसा रूप अविनाश ने भी पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने थोड़ी सांस लेने के बाद आगे कहना जारी रखा। अविनाश, मैंने अपने भाई की पिता की तरह देखभाल की है। तुम भी जानते हो, मेरे पिताजी जब मैं छोटा था उसी समय गुजर गए थे। मैंने जब से होश संभाला है तब से मैंने अपने बड़े भाई को भी पिता के समान माना था। तुम्हारी दादी मरने तक मेरे पास ही रही है तो तुमने भी देखा होगा। मैंने अपने व मेरे भाई की पत्नी जो ब्रेस्ट कैंसर से ग्रस्त थी, अपने 2 कमरे वाले छोटे से क्वार्टर में रखकर 4 महीने तक उनका इलाज करवाया। और तुम्हारे माँ बाप, बहन और भांजी 10 दिन के लिए यहाँ आए हैं, वही भारी पड़ रहे हैं। मैं जानता हूँ कि तुम ये सब अपनी नई पत्नी के ऊपर अपना इम्प्रेशन और रुतबा दिखाने के लिए कर रहे हो, और शायद इसे प्रभावित करने के लिए भी। लेकिन इससे तुम्हारा रुतबा बढ़ेगा नहीं, बल्कि उसकी नज़रों में और भी गिर जाएगा। वो अभी यहाँ नहीं है, इसलिए तुम्हें मैं यह हिदायत दे रहा हूँ ताकि तुम अपने आप को अपनी पत्नी के सामने मेरे द्वारा अपमानित हुआ ना समझो। पिता की बात सुनकर अविनाश हकलाते हुए बोला, आप लोग जो भी कहें, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मैं आज जो कुछ भी हूँ मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि है। इतना कहकर अविनाश बिना किसी का कुछ कहे सुने अपने कमरे में जाकर सो गया। आज वह ड्यूटी पर भी नहीं गया और खाना भी नहीं खाया। शाम के करीब 4 बजे अविनाश खुद ही उठा। उसने बाथरूम में काफी देर तक स्नान किया, जैसे अपने शरीर पर आए हुए गुस्से की परत को धोकर प्रचलित कर देना चाहता हो। थोड़ी देर बाद महेश जी ने उसे नीचे आ जाते हुए देखा। उसने अपनी बाइक निकाली और बाहर निकल के पड़ा। कभी कभी तनाव में लोग लंबी ड्राइव निकल जाते हैं ताकि तनाव थोड़ा कम हो जाए। महेश जी या सरला जी से उनसे कोई बातचीत नहीं की। वो तो बस एक तरह से अपरिचित तिथि बने हुए थे जो दिनों को गिन गिन कर निकाल रहे थे। रात के करीब 8 बजे अविनाश और शिवानी दोनों ने घर में प्रवेश किया। अविनाश के हाथ में एक बड़ा सा डब्बा था, साथ में एक पॉलीथीन बैग भी। आते ही वो डब्बा उसने महक के हाथों में थमा दिया, पॉलीथीन का पैकेट अपनी माँ के हाथों में दे दिया और अपने पिताजी के पास बैठते हुए बोला, आज सुबह के बिहेव के लिए मुझे माफ कर दीजिए। पापा कहते कहते उसका गला भर गया। महेश जी का हाथ अपने सर पर रखते हुए कहा, पिताजी, जब मैं तनाव में रहता था तो आप मेरे बाल सहलाया करते थे, क्या आज मेरे बाल नहीं सहलाएंगे? ये सुन महेश जी की आंखों में आंसू झलक आए। तभी अविनाश ने कहा, पापा, आज सुबह आपने मुझे जो कुछ भी सुनाया वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, लेकिन माँ, तुमने मुझे क्यों नहीं डांटा? तुम बचपन में मुझे डांट देती तो मेरे सारे गलत काम सही हो जाते थे। उसने देखा कि सारे लोग चुप हैं। उसने फिर कहना जारी रखा, और दीदी, तुम मेरे कहने पर सिर्फ टिश्यू बहाने लगी। जब मैं छोटा था तो मेरी गलतियों पर कितना डांटती थी, बोलती थी कि माँ से शिकायत कर दूंगी। हालांकि माँ से कभी तुमने मेरी शिकायत नहीं की थी, लेकिन तुम्हारी इस तरह की धमकी से मैं सीधा होकर रास्ते पर आ जाता था। आज तुमने भी मुझे बदला हुआ समझ लिया, थोड़ा सा भी नहीं डांटा और खुद रोने लगी। आज अगर पापा नहीं डांटते तो मुझे कोई डांटने वाला ही नहीं। ऐसे क्या मैं इतना बड़ा हो गया कि तुम मुझे कुछ भी नहीं कह सकते हुए? अविनाश की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। तभी पीछे से किसी ने उसकी शर्ट खींची। अविनाश ने पीछे मुड़कर देखा तो महक रो रही थी। आई एम सॉरी मामू, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे कल रात को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो अविनाश ने उसे अपने गले से लगा लिया। कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी छोटे भी बड़ों को बहुत कुछ सिखा जाते हैं। तभी अविनाश ने फिर से कहा, माँ पापा, मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं लेकिन आप लोगों के लिए हमेशा छोटा ही रहूंगा। मेरी गलती पर आप लोग मुझे बेझिझक डांट लगा सकते हैं। अविनाश बोल ही रहा था तभी दरवाजे की बेल बजी तो शिवानी ने जाकर दरवाजा खोला तो 2 आदमी एक बड़ा सा कार्टून लेकर अंदर आए। इसमें क्या है बेटा? सरला जी ने कहा। तो शिवानी बोली, माँ जी, इसमें एसी है, रात को आप लोगों को भी गर्मी लगती होगी, इसलिए एक एसी और खरीद लिया। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? हम तो 5 या 10 दिन के लिए रहेंगे। क्यों 10 दिन के लिए इतने पैसे बर्बाद किए हैं? नहीं नहीं माँ जी, 10 दिन नहीं, अब आप हमेशा ही हमारे साथ ही रहोगे। जब आपके बेटे या बहू यहाँ पर है तो आप लोग गांव में क्या करोगे? सरला जी कुछ कहती उससे पहले ही अविनाश ने कहा, नहीं माँ, अब कुछ और नहीं,
आज से आप हमारे साथ ही रहोगे और दीदी तुम भी अब महक की छुट्टियां हमारे साथ ही बिताओगी। भाई के मुंह से यह सब सुन नेहा की आंखों में खुशी से आंसू झलक आए। इधर महेश जी और सरला जी भी अपने बेटे के बदलते हुए व्यवहार को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। आज सबके मन में गिले शिकवे दूर हो चुके थे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।